हेलो दोस्तों, वीडियो में हम डाबर का डिटेल में बिजनेस रिव्यू करने वाले हैं। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे और जो लेटेस्ट बिजनेस डिटेल्स है सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड को कवर करते हैं। ₹2.75 का फाइनल डिविडेंड आ रहा है डाबर की तरफ से और एक्स डिविडेंड डेट है 19 जुलाई की दोस्तों। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको अगस्त 12 या उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डाबर की तरफ से साल में 2 बार डिविडेंड हो रहा है। जैसे अभी आप 19 जुलाई को आप देखेंगे एक्स डिविडेंड डेट ₹2.75 का डिविडेंड। फिर जो Q2 के जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद में एक और इंटरिम डिविडेंड आया था ₹2.75 का। तो टोटल पूरे साल में आप देखेंगे ₹5.50 का डिविडेंड आ रहा है डाबर की तरफ से। और डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे 0.87 0.9% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। ₹5.20 का डिविडेंड था, इस बार डिविडेंड हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। अब जब डाबर की हम बात कर रहे हैं, कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे पुदीन हरा, हाजमोला या च्यवनप्राश, जो डाबर च्यवनप्राश, ओडोनिल, वाटिका, ये सब कुछ ब्रांड्स हैं जिनको डाबर ओन करता है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, मतलब 20 साल का 20 इयर्स का अगर हम डेटा देखें तो रेवेन्यू 12% के हिसाब से कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। एबिटा 14.7% के हिसाब से। और अगर कोई 20 साल पुराना इन्वेस्टर है तो उसका 83 टाइम्स वेल्थ भी इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। 1236 करोड़ का रेवेन्यू अभी 12,404 करोड़ का हो गया है दोस्तों। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, यहां पर एबिटा, और साथ साथ में जब हम मार्जिन्स की भी बात कर रहे हैं, मार्जिन भी देखिए 12.5 से 19.4% वो इंक्रीज हुए हैं। और मार्केट कैप तो बढ़ाई है और मार्केट कैप के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ी है। तो जब हम डाबर की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा और नेचुरल हेल्थ केयर में बड़ी कंपनी है, टॉप 4 FMCG कंपनीज में आता है, 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका यहां पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बिजनेस देखेंगे 75% भारत से बिजनेस है, जैसे च्यवनप्राश, हनी, पुदीन हरा, हनीटस, आमला, ये सब जो ब्रांड्स है इंडिया के हैं। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे डर्मोवीवा, हॉबी या ORS, ये सब जो ब्रांड्स है इंडिया के बाहर भी है। तो 2 जगह में बिजनेस है, इंडिया और इंडिया के बाहर में। कुछ पावरफुल ब्रांड्स है जिनका रेवेन्यू 1500 करोड़ से ऊपर है, जैसे रियल है, फिर 1000 से 1500 करोड़ के बीच में आमला, फिर रेड टूथपेस्ट, वाटिका, तो ये सब ब्रांड्स है। फिर कुछ ग्रोइंग ब्रांड्स भी है जैसे ओडोनिल, च्यवनप्राश जैसे, और फिर बाकी के भी ब्रांड्स है जैसे हाजमोला, फिर मिसवाक, बादशाह, ये सब भी ब्रांड्स है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेट कैश पोजीशन कंपनी का 6400 करोड़ के आसपास है मार्च एंड में। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.14 के आसपास में। तो डेट यहां पर कम है। तो यहां पर क्रेडिट रेटिंग देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग AAA की है, जो कि मजबूत क्रेडिट रेटिंग है। मतलब डेट को लेकर बहुत चिंता तो नहीं है। देखिए डेट टू इक्विटी 0.14 है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि उन्होंने जो डेट लिया है उसका पेमेंट करने की क्या क्षमता है। तो ये भी एक स्ट्रांग है। ROIC 38% है। हम लोग यहाँ पर ROC देख लेते हैं, 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी कितना कमा के दे रही है, 19.2% का। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। रेवेन्यू ग्रोथ 7.6% है, ठीक है। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, ये एक पॉजिटिव रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। पैट ग्रोथ 8% के आसपास में हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे 19 से 2022 मार्जिन ज्यादा थे, 20% के आसपास। फिर हमने देखा रॉ मटेरियल के चैलेंजेस आए थे, तो मार्जिन उनके लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2022-23 में गिरे थे। इस बार मार्जिन फिर से इंक्रीज हुए। अब यही देखना है मार्जिन किस तरीके से और इंक्रीज होते हैं। मार्जिन इंक्रीज करने के लिए उन्होंने प्राइस बढ़ाए थे, फिर कॉस्ट जो है सेविंग किया हुआ था। अब कंपनी का ये कहना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो 20% या उससे ऊपर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको वो टारगेट करेंगे। अब जो रेवेन्यू जो है 7.6% इंक्रीज हुआ है और जो मार्जिन है हमने देखा कि यहां पर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, अब हम वैल्यूएशंस में आ जाएंगे। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे जो PE रेशियो के हिसाब से हिस्टोरिकली 50 का रहा है, ओके। और अब देखिए जैसे 2018 में 43 का भी, और लोएस्ट में भी लोएस्ट अगर आप देखेंगे 36-37 का वैल्यूएशन रहा है। जो कि आप बहुत सारे जो ट्रेडिशनल जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल IT कंपनी ले लीजिए, उनका 25-30 से ऊपर हाई वैल्यूएशन माना जाता है। बहुत सारी जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो जनरली 50-60 का वैल्यूएशन थोड़ा हाई वैल्यूएशन तो बोला ही जाता है। अभी आप वैल्यूएशन देखेंगे PE रेशियो 61 है, तो हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है, ठीक है। और जब वैल्यूएशन ज्यादा है तो एक और चीज देखनी है कि क्या ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप देखिए सेल्स ग्रोथ वही 6% 8% है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंट है, स्टेबल ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ वही 7%, 5%, 4% के आसपास में है। तो ये जो बिजनेस है थोड़ा हमको अलग लेंस से समझना होगा
कि आपको हाई वैल्यूएशन मिल रहा है, लेकिन हाई वैल्यूएशन कब किस कंपनी को मिलता है? जब आपका हाई ग्रोथ हो, लेकिन आपका ग्रोथ तो वही 5 to 10% के बीच में हो रहा है। और ये डाबर के साथ ही नहीं, दूसरी एफएमसीजी कंपनीज में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ग्रोथ 5, 10, 12% के आसपास है, लेकिन वैल्यूएशन सबके 40, 50, 60 के आसपास में है। तो यहां पर दो थॉट प्रोसेस है। पहला थॉट प्रोसेस तो यह है कि आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको इतना हाई वैल्यूएशन 50-60 का क्यों मिले। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि आप एफएमसीजी कंपनी है, आपके जो ब्रांड्स हैं, जैसे ये सब जो ब्रांड्स हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो घर में लोग रोज ऑलमोस्ट यूज करते हुए हैं, तो ये सब स्टेबल बिजनेसेस है। तो इनका 5-10 साल पहले भी यूज होता था, अभी भी यूज हो रहा है, और फ्यूचर में भी इनका यूज जो है या जो ग्रोथ है वो होता रहेगा। स्लो ग्रोथ होगा, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस है, इसीलिए एफएमसीजी को वो हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए। ये दो थॉट प्रोसेस है। तो ये हमको देखना है आने वाले टाइम में कि क्या ये हाई वैल्यूएशन सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। अभी तो हमको लग रहा है कि जो मार्केट है इनको हाई वैल्यूएशन दे रही है कि भले ही ज्यादा ग्रोथ नहीं हो, लेकिन स्टेबल कंपनीज हैं, स्टेबल ग्रोथ हमको देखने को मिला है। यहाँ कोई साइक्लिकल इंपैक्ट जो है इन एफएमसीजी कंपनीज में बहुत देखने को नहीं मिलता है। सोच लीजिए रिसेशन जैसी स्थिति हो, लेकिन फिर भी एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका तो जो है यूजेज जो है वो तो होता ही रहता है। ठीक है, दूसरी चीज है, अब वैल्यूएशन तो ज्यादा है ही, लेकिन मार्जिन उनके बढ़ रहे हैं, मार्जिन बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा, तो उस चीज से भी हमको देखना है। तो दोनों लेंस आपको मैंने यहां पर बताया हुआ है। अब 2024 में क्या क्या देखना है। पहला तो है रूरल रिकवरी। लास्ट 2 साल रूरल रिकवरी हमको बहुत नहीं देखने को मिली है। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमको रूरल एरियाज में बहुत देखने को मिला है। अब वो ग्रेजुअल रिकवरी वही देखना है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो बढ़े थे खासकर 2022 में, वो अब हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं बढ़ते हुए। तो ये रिकवरी देखना है रूरल इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ है। ग्रोथ का तो देखिए, रेवेन्यू का उन्होंने मिड टू सिंगल डिजिट का है, मतलब आप 7-8% के आसपास ही मान सकते हैं। रॉ मटेरियल चैलेंज अभी नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो मार्जिन एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू आपका 7-8% बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कहां से बढ़ेगा जब आप मार्जिन एक्सपेंशन करेंगे। तो वो एक की चीज रहेगी जब भी Q1, Q2, Q3 के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। तो और चूंकि बहुत सारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर जैसे डाबर का जो प्रोडक्ट्स है, रूरल एरिया में भी कंजम्पशन होता है, तो रूरल एरिया बहुत हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंडेंट है। तो मानसून अगर नॉर्मल रहता है तो क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा खर्चा होगा तो ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का यूजेज होगा। तो वो नॉर्मल मॉनसून बहुत सारे हमारे देश के जो लोग हैं उनके साथ, उनकी जीविका के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक अच्छा मॉनसून, एक नॉर्मल मॉनसून अगर एक्सपेक्टेड है तो बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर हमने पॉजिटिव, नेगेटिव सब चीजें बिजनेस के बारे में डिस्कस की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।